हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2115। फाइंड ऑल पॉसिबल रेसिपीज फ्रॉम गिवन सप्लाईज। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एन डिफरेंट रेसिपीज। यू आर given an array recipes and a 2D string array ingredients. The ith recipe has the name recipe I and you can create it if you have all the needed ingredients from ingredients I. तो हमारे पास दो एरे हैं जिन दोनों एरो की लेंथ जो है वो सेम है। फर्स्ट एरे जो रेसिपीज है उसके ith इंडेक्स पर एक रेसिपी का नाम लिखा हुआ है। सेकंड एरे इंग्रेडिएंट्स एक 2D एरे है जिसके ith इंडेक्स पर एक एरे ऑफ इंग्रेडिएंट्स होंगे जो उस ith इंडेक्स की रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए होंगे और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी है। A recipe can also be an ingredient for other recipes. तो मतलब डिपेंडेंसी हो सकती है, जैसे कोई रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट होगा उसमें दूसरी रेसिपी भी एज एन इंग्रेडिएंट हो सकती है। You are also given a string array supplies containing all the ingredients that you initially have and you have infinite supply of all of them. आपके पास एक supplies array of string है जिसमें सारे ingredients list out है। मतलब मान लीजिए आपके पास किचन है, उसमें ये सारे supplies हैं आपके पास, हर एक ingredient की infinite supply है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ ingredient आपने सप्लाई से उठाए तो वो खत्म हो जाएंगे। आपके पास इनफाइनाइट सप्लाई है। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेसिपीज दैट यू कैन क्रिएट। आपको ये बताना है कि आप कितनी रेसिपीज बना सकते हैं। और जो यू में रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, और जो ऑर्डर होगा आंसर रिटर्न करने का वो मैटर नहीं करता, आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। नोट दैट टू रेसिपी मे कंटेन ईच अदर इन द इंग्रेडिएंट्स। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे एक्स रेसिपी है, उसको बनाने के लिए वाई रेसिपी की एज एन इंग्रेडिएंट ज़रूरत है, और जो वाई रेसिपी है उसको बनाने के लिए एक्स रेसिपी एज एन इंग्रेडिएंट ज़रूरत है। मतलब सर्कुलर डिपेंडेंसी हो सकती है। तो इससे सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि डेडलॉक कंडीशन आ जाएंगी, अल्टीमेटली ये दोनों रेसिपी बन ही नहीं पाएंगी, है ना। वो बोलेंगे कि वाई रेसिपी को पहले बनाओ, वाई बोलेगी कि पहले एक्स को बनाओ। तो ये हो सकता है, मतलब एक साइक्लिक डिपेंडेंसी हो सकती है। एग्जाम्पल में दिया गया है, मान लीजिए आपके पास रेसिपीज हैं जिसमें ब्रेड है, इंग्रेडिएंट्स में यीस्ट और फ्लोर है, और सप्लाईज में यीस्ट फ्लोर और कॉर्न है। तो अगर हमें ब्रेड एज अ रेसिपी बनाना है तो हमें यीस्ट और फ्लोर चाहिए जो कि सप्लाईज में प्रेजेंट है, तो हमारे आउटपुट में ब्रेड आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेड और सैंडविच। इंग्रेडिएंट्स चाहिए ब्रेड के लिए यीस्ट और फ्लोर जो कि सप्लाईज में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा ब्रेड एक आंसर है। सैंडविच को बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए और मीट चाहिए। तो मतलब पहले हमें ये देखना होगा कि ब्रेड बन सकती है क्या, क्योंकि ब्रेड खुद में एक रेसिपी है। तो ब्रेड तो बन सकती है। मीट एज अ सप्लाईज प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो सैंडविच भी बन सकता है। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। जो आपकी रेसिपी की लेंथ है, सिमिलरली वो इंग्रेडिएंट की लेंथ होगी, ये तो ऑब्वियस है, जिसको एन से डिनोट करा गया है। और जो एन होगा वो आपका एट मैक्स 100 होगा, मतलब 100 रेसिपीज आपको हो सकती हैं क्वेश्चन में। हर एक रेसिपी के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स एट मैक्स हो सकते हैं वो भी 100 बताया गया है। और रेसिपी के नाम की लेंथ या इंग्रेडिएंट के नाम की लेंथ वो लेस देन और इक्वल टू 10 होगी। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू समवॉट लेस देन और इक्वल टू 10 है। और all values of recipes and supplies combined are unique। मतलब आपका जो रेसिपी है उसमें यूनिक स्ट्रिंग्स हैं और सप्लाईज में भी यूनिक स्ट्रिंग्स हैं। ईच इंग्रेडिएंट्स आई डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू, और आपके इंग्रेडिएंट्स में भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो चलिए जो हमें ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन से मिली उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी रेसिपी टू रेसिपी कैन डिपेंड ऑन ईच अदर, और अल्टीमेटली डिडक्शन ये होगा कि यू कैन नॉट क्रिएट दीज रेसिपीज। जैसे आप ग्राफ में एक साइकिल समझते हो ना, या ओएस टर्म में हम डेडलॉक बोलते हैं, तो ये दोनों रेसिपी बन नहीं सकती है। अब देख लेते हैं एक नॉर्मल ब्रूट फोर्स तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आइटरेट करेंगे हर एक रेसिपी पर,
0 to n एक लूप चलेगा रेसिपीज का। फिर 0 to n एक लूप चलेगा उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट का। रेसिपी इंग्रेडिएंट। फिर मैं यहाँ चेक करूँगा कि इफ़ दिस ingredient इज अल्टीमेटली आ रेसिपी, मतलब इंग्रेडिएंट में दोबारा से अगर रेसिपी आ गई होगी तो मुझे उस रेसिपी के लिए ये पूरा लूप दोबारा चलाना होगा और वो रेसिपी मुझे ट्रू या फॉल्स देने वाली होगी। अगर रेसिपी नहीं है तो सिंपली हमें चेक करना होगा इफ इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन आपके सप्लाई। और ये सारे के सारा जितने भी लूप में इंग्रेडिएंट है इन सबको ट्रू रिटर्न करना होगा अल्टीमेटली। अगर ये सारे ट्रू आते हैं तो यहाँ पे मैं अपने आंसर में इस रेसिपी को ऐड कर दूंगा। अब बात आती है इस वाले केस की कि जब आपके इंग्रेडिएंट में एक रेसिपी को पूछा जाए तो अब अल्टीमेटली दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करने वाले होंगे और एक तरह से रिकर्जन चलने वाला होगा। पिक्टोरियल वे में दिखाऊं तो मान लीजिए ये एक रेसिपी है, इसके इंग्रेडिएंट है इंग्रेडिएंट 1, इंग्रेडिएंट 2, इंग्रेडिएंट 3। इंग्रेडिएंट 3 अपने आप में एक रेसिपी है, तो ये अपने इंग्रेडिएंट्स को कॉल करेगा। इसको मैं आर बता देता हूँ क्योंकि ये इंग्रेडिएंट अपने आप में रेसिपी है। ठीक है, तो ये रेसिपी अपने इंग्रेडिएंट देगी, मान लीजिए ये भी I1, I2, I3, बट ये इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब हो सकता है इसमें भी कोई रेसिपी हो, मतलब आपको नहीं पता ना कितनी इंटरडिपेंडेंसी हो, कितनी नेस्टिंग इंटरडिपेंडेंसी हो। मान लीजिए ये भी एक रेसिपी थी, मतलब फिर इसके भी अल्टीमेटली जब तक आपके पास ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं आ जाते जो सारे सप्लाईज हैं जो खुद में रेसिपी नहीं है, फिर आपके पास कुछ एक तरीका होगा ये बताने का कि इसने ट्रू रिटर्न करा या फॉल्स। अल्टीमेटली तो ये होगा कि अगर ये सब सप्लाईज में है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फिर ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इन सब ने ट्रू रिटर्न करा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ऐसे ही आपका आंसर प्रोपोगेट होता होता इस रेसिपी के लिए एक आंसर मिलेगा ट्रू या फॉल्स। अब आप अल्टीमेटली एक डीएफएस फंक्शन लिख देंगे, है ना। डीएफएस फंक्शन आराम से लिख सकते हैं हम, और वो मैक्सिमम कितना होगा, जितने रेसिपी है और जितने एटमैक्स इंग्रेडिएंट हो सकते हैं उतना होगा। अल्टीमेटली आपके पास n×n, 10 स्क्वायर, सॉरी 100 × 100, 10⁴। और मैं मान लेता हूँ लुकअप टेबल में अगर हम स्ट्रिंग को देखें तो अल्टीमेटली लॉगरिथम ऑफ टाइम मान लेते हैं, तो log n, तो मतलब n² log n में ये हो जाएगा जो भी आपका पूरा सॉल्यूशन होगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप इसमें डीपीपी यूज़ कर सकते हो कि अगर मैं एक रेसिपी, मान लीजिए जब मैं इस रेसिपी को निकाल रहा था तो मैंने इंटरमीडिएटरी इस रेसिपी के लिए भी ट्रू फॉल्स निकाल लिया था और इसके लिए भी निकाल लिया था, तो जब ये अगली बार मैं इन पे आइटरेट करता हुआ एक्चुअली में आऊँगा, अभी तो मैं इस डिपेंडेंसी की वजह से आया था, जब मैं एक्चुअली में आइटरेट करता आऊँगा तो मुझे दोबारा इसका आंसर कैलकुलेट ना करना पड़े क्योंकि मैंने डीपी से इसको कैलकुलेट कर लिया था। ये एक परफेक्टली लीगल सॉल्यूशन है, जस्ट इन वन केस कि यहाँ पर साइकिल हो सकती है, ऐसा हमारे क्वेश्चन में ही लिखा है। मतलब अगर मैं यहाँ I2 पे आऊँ, हो सकता है ये दोबारा लूप करके R पे ही मुझे ट्रिगर कर दे। और डीएफएस में अगर साइकिल आ जाएगी तो आप रिकर्सिवली कॉल करते रहोगे और इन दी एंड स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा आपका, या रिकर्जन का एरर आएगा। तो परफेक्टली गुड सॉल्यूशन बट डज नॉट हैंडल साइकिल्स। एक एक हैक हो सकता है साइकिल को हैंडल करने का कि आप मैक्सिमम रिकर्जन की लिमिट लगा दो या यहाँ रीट्राइज कैलकुलेट कर लो। आपको पता है, मतलब अगर मैं वर्स्ट केस निकाल भी लूँ, आपके पास 100 डिशेज है ना, ओ सॉरी रेसिपी, अगर रेसिपी 1 रेसिपी 2 के पास जाएगी, 2 3 के पास जाएगी, 3 4 5 और ऐसे ऐसे 100 तक जाएगी, और 100 आके दोबारा से 1 पे आएगी, है ना। तो आपके पास
कितने रिकर्जन हो जाएंगे? आई थिंक 100 या 101 रिकर्जन हो जाएंगे। तो अगर आपके पास 105 या कुछ रिकर्जन हो जाए, नॉट श्योर दिस इज द करेक्ट नंबर, आप एक सर्टेन लिमिट लगा सकते हो कि यार मान लो 200-300 रिकर्जन हो जाए तो इसका मतलब है कि मैं किसी लूप में फंस चुका हूँ, मैं किसी साइकिल में फंस चुका हूँ, उस रेसिपी के लिए आंसर फॉल्स होगा, तो आप स्किप करके नेक्स्ट रेसिपी को चेक करने के लिए चले जाओगे। तो ये हैक लगा के आप ये डीएफएस वैसे कर सकते हो। नॉट श्योर चलेगा या नहीं, बट हो सकता है। बट मूविंग ऑन, ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है और हमें आइटरेट करना है, तो उसमें एक होता है साइकिल डिटेक्शन की एक टेक्निक भी होती है, टोपोलॉजिकल शॉर्ट बोलते हैं या कांस एल्गोरिथम बोलते हैं। इनसे हम ये पता लगा लेते हैं कि साइकिल प्रेजेंट है या नहीं, और जो जो एलिमेंट उस साइकिल से बाहर है उनको प्रोसेस कर लेते हैं। इसका सिंपल एल्गोरिथम होती है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है आप वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़े आगे तक। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ कि अल्टीमेटली होता क्या है। हर एक नोड की डिपेंडेंसी को हम स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं इन डिग्री। मान लीजिए आपकी एक रेसिपी है, ये रेसिपी R1 है, ये R2 है, R3 है। मान लीजिए रेसिपी 1 बोल रही है कि जब मेरे को बनाने के लिए रेसिपी 2 की ज़रूरत है, कि 2 जब बनेगी तो वो दो नोड्स को फ्री करेगी। मतलब अभी अगर मैं ये बोलूँ कि रेसिपी 2 इसको फ्री करने वाली है, इसको फ्री करने वाली है, और अभी रेसिपी टू पे कोई बर्डन नहीं है। बर्डन इन द मीन्स उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। R1 और R2 पे एक एक डिपेंडेंसी है, R1 और R3 पर। R1 बोल रहा है कि रेसिपी 2 को पहले बनाओ, मतलब उसको पहले प्रायोरिटी दो, अगर वो बन जाएगी तो मैं भी बन ही जाऊंगी। सिमिलरली R3 भी बोल रहा है, और इसकी है अभी ज़ीरो। तो अगर मैं मान के चलूं कि जब ज़ीरो होगा इसका मतलब है कि मैं किसी और रेसिपी पे डिपेंड नहीं करता हूँ, जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सप्लाई में प्रेजेंट है ना। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, जिसकी मैं सबसे पहले ये डिग्रीज कैलकुलेट कर लूँगा। ये सिंपली आप कैलकुलेट कैसे कर लोगे, आप लूप चलाओगे रेसिपी पे, आप हर एक इंग्रेडिएंट पे लूप चलाओगे। जैसे ही आपको इंग्रेडिएंट में कोई रेसिपी मिलेगी, मान लीजिए आर है और यहाँ पे आपको R1 मिला, ठीक है, तो आप R1 की डिग्री को, सॉरी, ये जो R है इसकी डिग्री को +1 कर दोगे, और R1 के कुछ आप चिल्ड्रन बोल सकते हो, या किन किन रेसिपी को फ्री कर सकते हो आप, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। R1 में एक लिस्ट ऐड करोगे, उसमें इस नोड को ऐड कर दोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जब मैं R1 को कंप्लीट कर लूंगा ना, R1 को प्रोसेस कर लूंगा, अगर R1 बन सकता होगा तो R1 इनकी डिग्रीज को फ्री कर देगा, इनको बोल देगा कि अब मैं प्रोसेस हो चुका हूँ, आप एक एक डिग्री अपनी घटा सकते हो, और जब वो उनकी डिग्री ज़ीरो हो जाएगी मतलब अब वो भी प्रोसेस हो सकते हैं। तो पूरा हो सकता है मैं आपको काफ़ी अच्छे से ना समझा पाया हूँ, ये प्रॉपर एक खान्स एल्गोरिथम होती है, टोपोलॉजिकल शॉर्ट होती है। डिग्रीज इन डिग्रीज क्या होते हैं, ये क्लासिकल टर्म्स हैं उस एल्गोरिथम में, तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास हर रेसिपी के लिए कुछ डिग्री होगी, R1 R2 R3 R4, कुछ की होंगी टू टू, किसी की ज़ीरो होंगी। तो जो ज़ीरो वाली डिग्रीज होंगी, इनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी दूसरी रेसिपी पे। तो मैं क्या करूँगा, इनको पहले प्रोसेस करूँगा। मैं जैसे ही इनको प्रोसेस करूँगा, आंसर जो भी आए, अगर ये बन सकती होंगी ट्रू, तो मैं इनको एज अ सप्लाई ऐड कर दूंगा, इनको सप्लाई में ऐड कर दूंगा अगर बन सकती होंगी, अगर नहीं तो सिंपली डिस्कार्ड। और जब मैं, अगर ये R1 बन सकती होगी तो R1 के ये जो चिल्ड्रन एरे होगा, मैं उनकी डिग्रीज को -=1 करता रहूंगा, मतलब माइनस करता रहूंगा, और साथ ही साथ चेक करता रहूंगा कि उनकी डिग्री ज़ीरो तो नहीं हो गई। अगर ज़ीरो हो गई होगी तो मैं उनको क्यू में ऐड करता रहूंगा, तो मैं एक क्यू को भी लेके चलता रहूंगा, जिसको मैं प्रोसेसिंग क्यू बोल सकता हूँ या कुछ भी। शुरू में क्यू में ये दोनों रेसिपीज जाएंगी और ये दोनों पॉप होंगी, फिर इनकी वजह से कुछ और रेसिपी ऐड होंगी जिनकी डिग्री ज़ीरो हो जाएंगी, वो ऐड होंगी, और धीरे धीरे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगी तब तक मैं क्यू को प्रोसेस करूंगा। जो सर्कुलर लूप वाली बात हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो सर्कुलर लूप में हुआ क्या, R1
की 1 डिग्री होगी, R2 की भी 1 डिग्री होगी, और R1 का चाइल्ड R2 होगा और R2 का चाइल्ड R1 होगा। तो ये दोनों कभी आपके क्यू में आएंगे ही नहीं। तो जो पूरी साइक्लिक रेसिपीज होंगी ना, वो आपके कभी क्यू में ही नहीं आएगी। क्यू में ही नहीं आएगी तो प्रोसेस भी नहीं होगी। प्रोसेस भी नहीं होंगी तो आपके कभी आंसर में भी नहीं आएगी। जो होना ही था वो कभी आंसर का पार्ट होने नहीं वाला था। बट आपका जो लूप होगा ना, वो इनफाइनाइट रिकर्जन में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका क्यू में ऐड ही नहीं होंगी। तो खुद ही आपका जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद क्यू क्यू जो होगी आपकी वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम पॉप करते रहेंगे और अपेंड कुछ करेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएंगे। आपने बस इस एल्गोरिथम को यूज़ करके ये पता करा है कि सबसे पहले कौन सी रेसिपी को बनाया जा सकता है जिसमें किसी और दूसरी रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। इस एल्गोरिथम का और कुछ काम नहीं था, सिंपली आपको ये पता करना था कि किस रेसिपी को सबसे पहले पिक करके बनाना शुरू करूँ। तो इस क्वेश्चन में तो यही था। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट जिसने टोपोलॉजिकल शॉर्ट पढ़ रखा है उसके लिए काफ़ी इजी है। तो चलिए एक बार इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। जो हमने डिस्कस करा था उसको एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आंसर एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। देन हमें जो डिग्री हर एक रेसिपी के अगेंस्ट स्टोर करनी है उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी से। ऑल्सो हमें कुछ चिल्ड्रंस को स्टोर करना होगा हर एक रेसिपी के अगेंस्ट, उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। और क्योंकि हम रेसिपी को ही क्यू में ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे, तो हमें रेसिपी एज अ स्ट्रिंग से उसके इंग्रेडिएंट्स को फाइंड करना होगा। करंटली हम इंडेक्स के बेसिस पे इंग्रेडिएंट्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसको एक कन्वर्ट कर लेते हैं की वैल्यू पेयर्स में। की हमारी रेसिपी होगी, वैल्यू एरे ऑफ इंग्रेडिएंट्स होगा। तो एन को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं, लेंथ ऑफ रेसिपीज फॉर आई इन रेंज एन। अपने जो रेसिपी वर्सेस इंग्रेडिएंट्स की डिक्शनरी होगी उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। और इसके आयत इंडेक्स को पे जो वैल्यू है उसको एज अ की, और जो इंग्रेडिएंट्स के आयत इंडेक्स पे है उसको एज अ वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। इसी लूप में हम डिग्रीज को भी ऐड कर सकते हैं। तो पार्स डिग्री एंड ऐड चाइल्ड। तो हमें आइटरेट करना होगा हर एक इंग्रेडिएंट पे जो कि करंट इंडेक्स पे है, या करंट रेसिपी के लिए आप बोल सकते हो। अब अगर ये जो इंग्रेडिएंट है ये एक खुद में एक रेसिपी है, अब वो कैसे पता लगेगा? वो मुझे लुकअप करना होगा रेसिपीज़ में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सेट बना सकता हूँ इस रेसिपीज़ का, क्योंकि एरे में लुकअप तो स्लो होता है। तो मैं चेक कर लूँगा अगर ये खुद में एक रेसिपी है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो करंट रेसिपीज ऑफ आई है इसकी डिग्री को प्लस इक्वल टू 1 करना होगा, क्योंकि ये जो हमारा आयत उस पर रेसिपी है ये डिपेंडेंट है इस इंग्रेडिएंट पे। तो इसकी डिग्री को हम +1 करेंगे, इस रेसिपी की डिग्री को। और चिल्ड्रन में भी हम ऐड करेंगे ये जो इंग्रेडिएंट है। तो जब ये इंग्रेडिएंट बन जाएगा, या आप बोल सकते हो ये वाली रेसिपी जब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, तो हम इसके चिल्ड्रंस को प्रोसेस करके इस डिग्री को -1 करेंगे। इसमें हम अपेंड कर देंगे रेसिपीज ऑफ आई। तो हमारी डिग्री भी हो चुकी है, हमारे पास चिल्ड्रंस भी है। अब हमें वो कांस एल्गोरिथम, टोपोलॉजिकल शॉर्ट वाली एल्गोरिथम को अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें क्यू को इनिशियलाइज करना होगा। और हमारे पास क्यू में जितने वैल्यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी, जिनकी डिग्री ज़ीरो है, जिन जिन रेसिपीज़ की डिग्री ज़ीरो है। तो फॉर आर इन रेसिपीज़ जिनकी इन डिग्री ज़ीरो है, वो हमारे क्यू में स्टार्टिंग में ही चली जाएंगी। उनसे ही स्टार्ट करेंगे हम फाइंड आउट करना कि रेसिपी बन सकती है या नहीं।
और देन सिंपली एल्गोरिथम, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होगी हम पहले रेसिपी को पॉप करेंगे। इस रेसिपी के जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसके ऊपर लूप करेंगे, जो कि हमें इस डिक्शनरी से मिल जाएगा। अगर ये इंग्रेडिएंट जो हम करने वाले हैं, अगर ये आपका प्रेजेंट है सप्लाईज में, देन तो हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनिशलाइज कर लेते हैं वेरिएबल कैन। मतलब कैन का मतलब है कि कैन वी मेक दिस रेसिपी और नॉट। और इस कैन को हम एंड ले लेंगे इंग्रेडिएंट इन सप्लाईज। अब सप्लाईज तो एक एरे होगा, हम इसको भी एक सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इसमें लुकअप भी इजी हो। तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा इतना पार्ट। और ये जो कैन है ये हमने ट्रू लिया है, तो अगर एक भी इंग्रेडिएंट फेल हुआ तो ये पूरा का पूरा कैन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक रेसिपी को हमने प्रोसेस कर लिया है। अब हम चेक करेंगे अगर ये रेसिपी बन सकती है, इफ कैन। अगर ये रेसिपी बन सकती है तो मैं अपने सबसे पहले आंसर में इसको अपेंड करूंगा, करंट रेसिपी को। फिर इस रेसिपी के जितने भी चिल्ड्रन थे उन सब की डिग्री को कम करूंगा। और ये भी चेक कर लूंगा कि अगर जब मैंने माइनस इक्वल टू वन करा इन डिग्री को, अगर वो जीरो हो गए, जीरो का मतलब है अब इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसी और रेसिपी के ऊपर, तो मैं इसको क्यू में ऐड कर सकता हूँ प्रोसेसिंग के लिए। तो क्यू डॉट अपेंड चाइल्ड। और नेक्स्ट टाइम क्योंकि हमें किसी और जब हम रेसिपी को चेक कर रहे होंगे उसके इंग्रेडिएंट को सप्लाईज में चेक कर रहे होंगे, तो हमें अपनी सप्लाईज भी ऐड कर, अब आप बोल सकते हो सप्लाईज भी अपडेट कर देनी चाहिए ये रेसिपी के हिसाब से। तो अब मेरी सप्लाईज में ये रेसिपी प्रेजेंट है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई रेसिपी आए जो इस पर डिपेंडेंट है वो सिंपली इस लुकअप से ही पास हो जाए। और लास्ट में मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा, ये जो मैं आंसर को बना रहा हूँ। तो चलिए एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। डिफॉल्ट डिक्ट इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक। तो इनपुट टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में तो बेसिकली इतना ही था। एक काम करते हैं, जो अभी मैंने क्विक हैक डिस्कस करा था ना, कि हम डीएफएस में एक सर्टेन रिकर्जन डेप्थ का काउंट को ऐड करके ट्राई और कैच ब्लॉक लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि साइकिल बनी या नहीं। उसको भी ट्राई कर लेते हैं, अगर वो सबमिट हो जाएगा तो वो भी एक हैक होगा। हालांकि इंटरव्यू में अगर आप समझाने वाले हो इस प्रॉब्लम को तो ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। वो एक हैक ही वे है बस काम चलाने के लिए। और अगर एन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो जो हमने अंदाज़ा लगाया था 200-300 आइट्रेशन स्टैक डेप्थ का, वो भी आपका नहीं चल पाएगा। तो एक बार क्विकली मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सॉल्यूशन को। हाँ, तो ये कोड है जो DFX का है, सिंपली DFS है। आपने एक इंडेक्स दिया है, उस रेसिपी का इंडेक्स। हमने उस इंग्रेडिएंट्स को चेक करा, अगर वो इंग्रेडिएंट्स रेसिपी में है, एग्जैक्टली पहले से ही रेसिपी में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस DFS को कंटिन्यू करूँगा और ये जो फंक्शन है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और मैं इस आंसर का एंड लूँगा जो करंट आइट्रेशन में चल रहा है। अगर ये इंग्रेडिएंट सप्लाईज में है, रेसिपी नहीं है, तो मैं सप्लाई से डायरेक्ट चेक कर लूँगा। इन दी एंड में उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। और मैंने कैश, एक डेकोरेटर होता है पाइथन में सिंपली मेमोराइज करने के लिए, अगर सेम इंडेक्स से आपका दोबारा फंक्शन इन्वोक हुआ है तो वो प्रोसेस नहीं होगा, सिंपली जो पहले आंसर आया था वो रिटर्न हो जाएगा। तो मेन क्रक्स है जो यहाँ पे मैंने 350 लिमिट लगा रखी है। वैसे आई गेस 900 टू 1000 खुद की लिमिट होती है लीड कोड की शायद, कि इतना ही रिकर्जन माना जाएगा।
तो यहाँ पे हम हर एक रेसिपी को आइटरेट करके चेक कर रहे हैं और ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ कर रखा है। तो अगर कोई भी एक्सेप्शन रेज होगा तो हम सप्रेस कर देंगे। हमें पता है कि एक्सेप्शन स्टैक डेप्थ एरर का ही रेज होने वाला है। और उसके बाद जिसमें एक्सेप्शन रेज होगा वो तो आंसर होगा ही नहीं ऑब्वियसली। बाकी जितने भी होंगे हम उसको एज एन आंसर ट्रीट करेंगे। तो चलिए एक बार सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम ट्राई और कैच को हटा देंगे तो हमारा एक्सेप्शन आएगा। तो ये मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड आ गया है। अगर मैं एक्सेप्ट करूँ दोबारा से ट्राई और कैच, तो हमारा ये सॉल्यूशन चल रहा है। हालांकि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये रिकर्जन लिमिट क्या हो सकती है। अगर मैं 100 करूँ तो माइट भी ये ना चले। ऑब्वियसली ये रॉन्ग आंसर देगा। तो ये तो बस एक हैक है। बस क्यूरोसिटी थी तो ट्राई कर लिया। ऑब्वियसली जो पुराना सॉल्यूशन है वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।